हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहा है ईथर। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में ईथर के हम लोग ईथर बनने की सामान्य विधि, इंट्रोडक्शन और ईथर के केमिकल रिएक्शन, रासायनिक गुणधर्म को पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों लेक्चर नंबर 4 तक हम वीडियो में ईथर वाले चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5। दोस्तों आज के चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। जैसा कि आप चित्र में देख चुके हैं, इन प्रयोगशाला विधि में हम कैसे डाई एथिल ईथर को प्राप्त करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ाई जाती है। इसलिए आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ इस चैनल से जुड़ करके आप अपने एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं हमारे साथ। तो दोस्तों आइए आज के टॉपिक में सबसे पहले कवर करते हैं डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले इसके रिएक्शन को देखते हैं। दोस्तों डाई एथिल ईथर प्रयोगशाला में बनाने के लिए एथिल एल्कोहल की क्रिया सबसे पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, और पुनः उसकी क्रिया एथिल एल्कोहल के साथ कराते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। आइए इसका रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्रिया कराते हैं एथिल एल्कोहल C2H5OH की क्रिया कराते हैं सांद्र H2SO4 के साथ H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ये आपका होगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो दोस्तों यहाँ से इसमें होता क्या है, टेम्परेचर 140 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। इस H को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाता है, H2O यहाँ से निकल जाता है। तो दोस्तों यहाँ से बनता है C2H5 फिर HSO4, C2H5 फिर HSO4 यहाँ से और यहाँ से प्लस जल। तो दोस्तों यहाँ से बनता है एथिल, C2H5 से एथिल और H से हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस क्या बनता है, जल बनता है। और दोस्तों पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया एथिल एल्कोहल के आधिक्य के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि फर्स्ट पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप में दोस्तों कराना है C2H5HSO4 की क्रिया एथिल एल्कोहल, यानी कि इसको पलट करके लिखते हैं HOC2H5 एथिल एल्कोहल आधिक्य के साथ क्रिया कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ से HSO4 और यहाँ से H मिल करके निकल जाता है H2SO4 और दोस्तों यहाँ से बनता है C2H5 फिर OC2H5 और यहाँ से निकलता है H2SO4। यहाँ पर टेम्परेचर रखना है 140 सेंटीग्रेड। तो दोस्तों यही से डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बाहर निकल जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि जो H2SO4 प्रारंभिक समय में भाग लिया है और लास्ट में क्या हुआ है, अलग हो गया है। तो इस प्रकार जो H2SO4 है एक प्रकार का निर्जलीकरण और उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है। तो इस पॉइंट को भी हम नोट कर सकते हैं कि जो सांद्र H2SO4 है, सांद्र H2SO4 निर्जलीकरण मतलब जल को निकाला है पहले, फिर बाहर अपने आप हो गया है। तो निर्जलीकरण तथा उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है। यानी कि इस रिएक्शन में दोस्तों जो H2SO4 है, सांद्र H2SO4 की कम मात्रा यूज की जा रही है और अधिक मात्रा में एथिल एल्कोहल है। यानी कि अधिक मात्रा में दोस्तों इसमें क्या यूज किया जा रहा है, एथिल एल्कोहल, अधिक मात्रा में एथिल एल्कोहल।
तो दोस्तों इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कम मात्रा का जो सांद्र H2SO4 है, अधिक मात्रा के H2SO4 जैसे जैसे हम डालते जाते हैं लगातार डाई एथिल ईथर प्राप्त होता जाता है। यानी कि सांद्र H2SO4 तो यूज करना ही करना है और साथ में अधिक मात्रा में एथिल एल्कोहल जैसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा। यानी कि लगातार हम लोग H2SO4 और C2H5 एथिल एल्कोहल का प्रयोग करके लगातार डाई एथिल ईथर प्राप्त कर सकते हैं। इस लगातार डाई एथिल ईथर प्राप्त करने की क्रिया को अविरत ईथरीकरण विधि भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, लगातार एथिल एल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग करके लगातार डाई एथिल ईथर प्राप्त करते हैं। इस विधि को, इस क्रिया को लिख सकते हैं, इस क्रिया को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, अविरत ईथरीकरण विधि क्या होता है। लगातार हम C2H5OH एथिल एल्कोहल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके लगातार डाई एथिल ईथर प्राप्त कर सकते हैं। इसी विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या क्या देखें। सबसे पहले एथिल एल्कोहल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है और साथ में जल निकलता है। पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया, यानी कि दोस्तों एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया एथिल एल्कोहल के साथ कराते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है और इसमें H2SO4 सांद्र H2SO4 बाहर निकल जाता है। इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जो सांद्र H2SO4 है वह निर्जलीकारक और उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके प्रयोगशाला विधि को देखते हैं किया जाता है। तो दोस्तों डाई एथिल ईथर प्राप्त करने के लिए इसमें 75 ml एथिल एल्कोहल और 75 जो ml है सांद्र H2SO4 सबसे पहले यूज करते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सर्वप्रथम क्या करते हैं, 75 मिली C2H5OH और 75 ml का मतलब मिली H2SO4 यूज करते हैं। दोनों को इस आसवन फ्लास्क में लेते हैं। यानी कि दोस्तों इस चित्र में क्या क्या, सर्वप्रथम एक आसवन फ्लास्क लेते हैं और इसमें बर्नर लगा होता है और बर्नर की सहायता से आसवन फ्लास्क में बिंदुपाती फनल होता है और इसी में एक थर्मामीटर लगा होता है। टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर लगा होता है और इसका पाइप के द्वारा यही से जोड़ देते हैं। संघनित्र के द्वारा इसमें जल होता है। जैसे ही यहाँ से निकलेगा वाष्प के रूप में, जैसे ही यहाँ से डाई एथिल ईथर वाष्प के रूप में निकलता है तो इस संघनित्र के द्वारा उसको ठंडा करके द्रव में चेंज कर लिया जाता है। ये आपका है संघनित्र। संघनित्र के द्वारा जल को नीचे से भेज करके क्या कर लिया जाता है, यानी कि ऊपर से जल को क्या करेंगे, भेजेंगे इस संघनित्र में। जो यहाँ से वाष्प के रूप में डाई एथिल ईथर निकलेगी उसको द्रव के रूप में चेंज कर लेते हैं और यहाँ से एडेप्टर के द्वारा, यानी कि दोस्तों ये है एडेप्टर के द्वारा बर्फ़ में रखे आसवन फ्लास्क में, बर्फ़ में रखे ग्राही फ्लास्क है, आपका ग्राही है जिसमें एकत्र किया जाता है। बर्फ़ रखे ग्राही में इसको क्या किया जाता है, डाई एथिल ईथर को एकत्र कर लेते हैं और इसका जो दूसरा सिरा होता है एक सिंक के द्वारा होता है। यानी कि जो डाई एथिल ईथर गैस रूप में होता है इसे सिंक के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों सर्वप्रथम एक आसवन फ्लास्क लेते हैं, उसको बालू उष्मक ताप पर गर्म करते हैं और इस आसवन फ्लास्क में 75 ml एथिल एल्कोहल, 75 ml क्या लेते हैं, एथिल एल्कोहल लेते हैं, 75 ml एथिल एल्कोहल और 75 मिली सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं और बिंदुपाती फनल, यानी कि दोस्तों क्या है, बिंदुपाती फनल,
बिंदुपाती फनल। बिंदुपाती फनल की सहायता से 150 ml C2H5OH क्या करते हैं, बिंदुपाती फनल की सहायता से इसमें डालते हैं और डालने के बाद बालू उष्मक टेम्परेचर पर बर्नर की सहायता से इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं तो एक थर्मामीटर लगा होता है जो टेम्परेचर को मापता है और यहाँ से डाई एथिल ईथर इस पाइप के सहायता से यहाँ से निकलता है और यहाँ पर एक जल संघनित्र लगा होता है जो गैस के रूप में डाई एथिल ईथर निकलता है, उसको ठंडा करके द्रव के रूप में चेंज कर लेता है और इसका जो दूसरा सिरा एडेप्टर के द्वारा ग्राही पात्र से जोड़ देते हैं और जो ग्राही रखा होता है बर्फ वाले बर्तन में रखा होता है ताकि यहाँ से जो गैस के रूप में निकले इसको ठंडा करके द्रव के रूप में चेंज कर दे। और जो कुछ मात्रा में जो डाई एथिल ईथर कुछ द्रव के रूप में न चेंज होता है वह सिंक के माध्यम से बाहर निकल जाता है, पासो नली होता है। तब जैसे जैसे आप प्राप्त करेंगे वैसे वैसे आप लिख लेंगे। दोस्तों लिखने का तरीका है, सर्वप्रथम एक आसवन फ्लास्क लेते हैं और एक बर्नर होता है। इस आसवन फ्लास्क में 75 ml एथिल एल्कोहल, 75 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। फिर क्या लिखेंगे, बिंदुपाती फनल की सहायता से 150 ml C2H5 एथिल एल्कोहल डालते हैं बूंद बूंद करके, जिसके कारण इस बर्नर की सहायता से बालू उष्मक ताप पर, यानी कि दोस्तों बालू उष्मक ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। बालू उष्मक ताप पर गर्म कर, बालू उष्मक ताप पर इसलिए गर्म करते हैं कि जो फ्लास्क होता है शीशा का बना होता है, यानी कि टूटने का डर होता है, इसलिए बालू उष्मक ताप पर गर्म करते हैं और यहाँ से डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। जल संघनित्र का काम क्या होता है, जो द्रव रूप में डाई एथिल ईथर होता है उसको क्या कर देता है, गैस रूप में, यानी कि गैस रूप में होता है उसको द्रव के रूप में चेंज करके इस ग्राही पात्र में एकत्र कर लिया जाता है। और ग्राही पात्र में एकत्र कर लेते हैं तो उसमें अशुद्धियाँ दोस्तों क्या क्या देखने को मिलती है, तो इस अशुद्धियाँ को भी लिख लेते हैं। यानी कि इसमें जो अशुद्धियाँ होता है, अशुद्धियाँ, तो दोस्तों यह शुद्ध डाई एथिल ईथर इससे नहीं प्राप्त होता है, यानी कि डाई एथिल ईथर के साथ मिली हुई अशुद्धियाँ, यानी कि ईथर के साथ एथिल एल्कोहल C2H5OH एथिल एल्कोहल, फिर जल, फिर H2O और इसमें H2O हो गया और फिर इसी में मिलता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अशुद्धियाँ इसमें क्या होती है, मिलती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अशुद्धियाँ इसमें क्या होती है, मिलती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की अशुद्धियाँ पाई जाती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अशुद्धियाँ इसमें क्या होती है, पाई जाती है। अब दोस्तों इन अशुद्धियों को दूर कैसे करेंगे, तो यहाँ से अशुद्धियों को दूर कैसे करेंगे, तो इस हेडिंग डाल लेते हैं, अशुद्धियों को दूर करना। तो दोस्तों अशुद्धियों को दूर करने के लिए अब दोस्तों अशुद्धियों को दूर करना है, तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करेंगे, इसी में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। यानी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH डाई एथिल ईथर विलयन में मिलाते हैं, डाई एथिल ईथर विलयन में मिलाते हैं, तब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। यानी कि इसमें क्या करेंगे, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH अगर प्रयोग करेंगे तो डाई एथिल ईथर में से सल्फ्यूरिक अम्ल की अशुद्धियाँ क्या हो जाती है, इसमें से दूर हो जाती है। और पुनः हम क्या करेंगे, NaOH को बाहर निकाल लेंगे, निचली परत में क्या होता है इकट्ठा हो जाता है, उसको बाहर कर लेते हैं। और बाहर करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, उसमें जल और कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं, यानी कि डाई एथिल ईथर C2H5 फिर OC2H5, इसमें हम क्या मिलाते हैं, जल
और प्लस कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं। तो इन दोनों को मिलाने के बाद दोस्तों इसमें एल्कोहल, एथिल एल्कोहल की अशुद्धियाँ क्या हो जाती है, एथिल एल्कोहल की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। एथिल एल्कोहल की अशुद्धियाँ क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, एथिल एल्कोहल की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। और कुछ मात्रा में इसमें जल अशुद्धि के रूप में होता है, तो उस जल को हटाने के लिए क्या करेंगे, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर जल की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। जल की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। तो इस प्रकार हम शुद्ध डाई एथिल ईथर मतलब C2H5 फिर OC2H5 प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ से जो अशुद्धि के रूप में यहाँ से क्या क्या हमें देखने को मिलता है, डाई एथिल ईथर के साथ C2H5OH एथिल एल्कोहल की अशुद्धि होता है, जल की अशुद्धि होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अशुद्धियाँ पाई जाती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को डाई एथिल ईथर के विलयन में मिलाते हैं, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। और दूसरा नंबर हम क्या करते हैं, डाई एथिल ईथर में जल और कैल्शियम क्लोराइड को मिलाते हैं, तो एथिल एल्कोहल की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। और कुछ उसमें जल की भी अशुद्धियाँ होती है, उस जल की अशुद्धियाँ को दूर करने के लिए निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, तो जल की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। और सूखा यानी कि सूखी हुई डाई एथिल ईथर का विलयन हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार हम शुद्ध डाई एथिल ईथर प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने डाई एथिल ईथर को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं उसकी प्रयोगशाला विधि को डिटेल से स्टडी किए। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको समझ में आया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसके डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण, भौतिक गुण और इसके उपयोग को हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगर इसी तरह के वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिल सके। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।